हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट गुरु चैनल पर। मैं कृपांशु सिंह ये उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसके पहले कक्षा 12 के हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर का था। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ डायग्राम देख रहे होंगे कि मैंने दो बिंदु आवेश लिए हैं Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी जो मूल बिंदु से है और यहाँ से, मतलब मूल बिंदु यहाँ है, ये बेटा हो जाएगा R1 वेक्टर और ये हो जाएगा R2 वेक्टर। मतलब कहा जा सकता है कि आवेश Q1 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, आवेश Q2 की स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। अब इनके बीच की दूरी, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं एरो का निशान जिधर दे रहा हूँ, ठीक है, वही कहलाएगा उसकी सापेक्ष स्थिति। जैसे एरो का निशान किधर है, Q2 की तरफ है, तो उसकी स्थिति सदिश क्या कहेंगे हम लोग, R21 वेक्टर। R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर है क्या, R21 वेक्टर है आवेश Q2 की सापेक्ष स्थिति Q1 के साथ। आवेश Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। अब यही एरो का निशान हम लोग इधर दे देते हैं, ठीक है। अब यही एरो का निशान हम लोग इस साइड में दे दिए तो बेटा ये बन जाएगा आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, R12 वेक्टर। और 1 2 2 1 में कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो जिसके सापेक्ष होता है वो बाद में लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप जानते हो मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ R21, तो मैंने क्या लिखा है, Q2 की स्थिति सदिश, Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। तब मैंने यहाँ 2 पहले लिखा है, 1 बाद में लिखा है। और यहाँ पर भी मैंने कहा कि आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। अब यहीं पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं। इसी का अगर हम लोग एकांक सदिश लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं R21 कैप। कक्षा 11 में ये चीजें पढ़ाई गई होंगी, R21 कैप। तो ये क्या है, तो ये है वेक्टर R21 की दिशा में एकांक सदिश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश का कार्य होता है केवल बेटा दिशा बताना। और इसका एकांक सदिश की बात करें तो क्या हो जाएगा, R12 कैप। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए R12 कैप और यहाँ R21 कैप, ये भी है एकांक सदिश। ये भी क्या है, एकांक सदिश। उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज को हम लोग अपनी भाषा में सबसे पहले लिख लेते हैं। तो भाषा क्या होगी, माना माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश एक दूसरे से एक दूसरे से कुछ दूरी पर कुछ दूरी पर रखे हैं, कुछ दूरी पर रखे हैं। या इसी को आप लोग लिख सकते हैं, या आर दूरी पर रखे हैं, क्योंकि आप लोग कुलांक के नियम में पढ़ा है, या आर दूरी पर रखे। अब आपको स्थिति सदिश सबको लिखना है, सबकी स्थिति सदिश क्या करना है, आपको लिखना है। तो आप स्थिति सदिश बताना होगा, तो अगर Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष क्या बताएंगे, लिखेंगे Q2 की स्थिति सदिश, स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, तो क्या लिखा जाएगा,
Q1 के सापेक्ष। तो आप देख रहे होंगे इसकी स्थिति सदिश Q2 की स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, यहाँ आपको एरो से दिख रहा होगा, तो क्या है बेटा, R21 वेक्टर। समझ में आया होगा। अब वही कोई पूछे कि Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, तो आप लोग क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर। और इसी का हम लोग लिख देते हैं यहीं पर इसका एकांक सदिश R21 कैप, और यहाँ लिख सकते हैं R12 कैप। अब इसका मान क्या होता है बेटा, आप लोग देखे होंगे R कैप बराबर होता है R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर, और मॉड ऑफ R वेक्टर को आप लिख सकते हो R वेक्टर अपॉन R। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर ये वैल्यू रखी हुई है, मैंने आपको सिंपल सा ये जो आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की स्थिति सदिश हमने लिख लिया है, और दोनों की दिशा एक दूसरे से आप देख रहे होंगे क्या है, विपरीत है। दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दोनों आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल को निकाला जाए, Q2 के सापेक्ष Q1 की और Q1 के सापेक्ष Q2 की। तो यहाँ डायग्राम को पहले समझ लेते हैं कि बल किधर लगेगा। अगर बात करते हैं, यहाँ देखिए, अगर कोई कहे कि Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के सापेक्ष Q1 पर लगने वाला बल, या Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो Q2 के कारण लगेगा, किस पर लगेगा, Q1 पर। तो अगर हम किसी को बल लगाते हैं या किसी को धक्का देते हैं तो पहले वो इंसान गिरेगा, तब पीछे से हम आ रहे हैं। तो यानी कि जिस पर हम बल लगाएंगे, तो Q2 के कारण Q1 पर बल लगेगा, तो बाहर की तरफ लगेगा बेटा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, F12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F12। क्लियर है। और जब इस दिशा में अब Q2 पर लगेगा, किसके कारण, Q1 पर, तो ये भी इस दिशा में लगेगा, वो क्या बल हो जाएगा, वो कह रहा है कि Q1 के कारण Q2 पर लगना है, तो Q2 पर लग रहा है, तो मतलब पहले कौन रहेगा, 2 रहेगा और फिर 1 रहेगा। उम्मीद करता हूं कि बल की दिशा भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं तब, यहाँ मैं लिखता हूं तब, सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले कूलाम बल की गणना कर लेते हैं। तब लिखेंगे Q1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर, Q2 पर लगने वाला कूलाम बल। तो Q2 के कारण Q1 पर Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब Q1 के कारण Q2 पर लगेगा, Q1 के कारण Q2 पर, तो F21, ठीक है, F21 वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिखते हो, 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे दिशा या दूरी की जब हम लोग बात करेंगे, तो अब हम लोग इसको R ही ले लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो R12 और 21 में। बल की दिशा तो समझ में आ गई होगी, तो हम सीधे सीधे यहाँ R वेक्टर लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब दिशा विपरीत है तो हम दूसरे वाले की दिशा अपोजिट कर देंगे, -R। क्लियर है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं R। ठीक है, केवल हमने इसमें क्या जोड़ दिया, एकांक सदिश जोड़ दिया। तो अब इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने वहां पे आपको बताया कि आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, और ये क्या हो जाता है, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है, आर वेक्टर अपॉन आर। ये बेटा क्या बन जाएगा, F21 वेक्टर
इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R, समीकरण नंबर 1। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप इसी चीज को मैं छोटे से डायग्राम में, हो सकता है कि आप लोगों को आर कैप क्यों आया है वो समझाने के लिए मैं इसी डायग्राम को इस तरह से बना देता हूं कि दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की जो दूरी है कितना है, R है। ठीक, उसके बाद इसी पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं A और B है। तो इस पर लगने वाला बल Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F21, और इधर क्या हो जाएगा, F1। क्लियर है? इसी डायग्राम को मैंने इस तरह से बना दिया। हम दोनों तरफ R को ही ले रहे हैं, यहाँ भी हमने R कैसे लिया दिशा जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए जब ये AB बराबर R वेक्टर होगा तो अब यहाँ पे AB बराबर R वेक्टर, तो स्थिति किसकी वहां पे दर्शाई जा रही है कि Q2 की स्थिति दर्शाई जा रही है Q1 के सापेक्ष। तो BA लिखना होगा बेटा उल्टा BA, ठीक है, यानी Q1 की स्थिति Q2 के कारण हो जाएगा -R, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसको अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, -R कैप, और इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, R कैप, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं से अब लिख लेंगे Q2 के कारण, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलाम बल। ठीक है, अब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलाम बल। तो अब Q2 के कारण Q1 पर बल जो लगेगा बेटा, यहाँ से हम लिखेंगे, देखो Q2 के कारण Q1 पर लगेगा तो कौन सा बल, F21 की F12। तो थोड़ा सा बोर्ड मेरा बेटा छोटा है तो मैं यहीं पे आपको लिखने की कोशिश करता हूँ। तो F12 उत्तर बराबर 1/4 पाई अपसाइलेन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा दिशा जुड़ेगा, क्योंकि अब Q2 के कारण Q1 पर लग रहा है, मतलब Q2 के कारण Q1 पर, और यानी Q1 की सापेक्ष स्थिति सदिश Q2 के कारण, तो क्या लगेगा दिशा उसको दिखाने के लिए, -R कैप। वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या होगा बेटा, ये माइनस जो है यहाँ आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ F12 वेक्टर बराबर -1/4 पाई अपसाइलेन, ये माइनस जो था यहाँ आ गया, फिर आप लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू R कैप की वैल्यू क्या होती है, यही अभी देखिए ऊपर लिखा हुआ है R वेक्टर अपॉन R। अब ये हो जाएगा बेटा F12 वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से देखिए, -1/4 पाई अपसाइलेन नॉट Q1 Q2, R का एक गुणा हो जाएगा स्क्वायर का, तो R क्यूब R। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको बना लेना है समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 2। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो ये बल है F21 और ये बल जो है माइनस में दिख रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये इसी को, अथवा F21 वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देख रहे होंगे आप लोग किसमें है, माइनस में है, तो आप लिख सकते हैं -F12 वेक्टर। गलत तो नहीं कहा जा रहा? क्लियर आपको? तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिला, F12 वेक्टर इज इक्वल टू -F, ठीक है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू -F12 वेक्टर। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों द्वारा परस्पर एक दूसरे पर लगाए गए जो बल होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है,
अतः इस नियम से यह स्पष्ट है कि यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी। मतलब जितना बल आप एक आवेश लगाएगा उतना ही बल दूसरा आवेश भी लगाएगा। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि दोनों बलों द्वारा परस्पर लगाया गया बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। तो आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, डेरिवेशन के लिए इस डायग्राम से मैंने आपको पूरा डेरिवेट करके दिखाया। बोर्ड छोटा है बट मैंने साफ साफ लिखा है। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर पूछें, मैं उसके लिए तैयार हूँ हमेशा बताने के लिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कल हम लोग पढ़ेंगे बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत और बहुल आवेशों के बीच किसी आवेश पर लगने वाला बल। तो कल का टॉपिक ये रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे चैनल को अच्छा ग्रोथ मिले। अगर कुछ भी त्रुटि होती है या कुछ भी गलती होती है तो आप लोग कमेंट में उसे जरूर सजेस्ट करें। वो मैं मानने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, वो चाहे क्लास हो और चाहे ऑनलाइन पढ़ाई हो। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें, लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।